इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। सारी 3 एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करेंगे और उसको कैसे दिखाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पार्ट को कैसे दिखाते हैं तो वो करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो हम फॉर्मेट एक बार सबका कर चुके हैं, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का, उनके अलग अलग वीडियोस में, पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो वो कैसे आता है एक बार जस्ट एक ग्लांस ले लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर आपको सरप्लस दे रखा होगा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। तो वो हमें बैलेंस शीट के अंदर दिया होगा। तो उसमें क्या क्या ऐड करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। रिमेंबर इसमें वही वाले रिजर्व्स को ऐड करना है जो कि हमने प्रॉफिट्स में से ट्रांसफर किए थे, जैसे कि जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अगर कोई रिजर्व ऐसा है जिसको कि हमने सरप्लस कैपिटल गेन से ट्रांसफर किया था तो उसको वापस ऐड बैक नहीं करेंगे, जैसे कोई कैपिटल रिजर्व है। डिविडेंड पेबल पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जितना भी डिविडेंड पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड अगर आपको 2 सालों का दे रखा है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे। इनके क्या क्या लॉजिक हैं, क्या क्या ऐड किया है, माइनस किया है, उनकी लॉजिक मैंने उनके रिस्पेक्टिव वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, उसको भी हम ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जैसे कि एक्सपेंसेस डेबिट किया है तो दैट मीन्स एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको हम ऐड करेंगे क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको उनके काफ़ी एग्जाम्पल्स पता चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, ये वाले एग्जाम्पल होंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो उन सबको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड किया होगा, तो माइनस किया होगा, डेबिट किया है तो अब हम उनको ऐड कर देंगे। सिमिलरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जो होंगी, जिनको कि हमने प्लस कर दिया होगा, अब हम इनको माइनस करेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। तो इसीलिए जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इसको हम माइनस कर देंगे। रिफंड ऑफ टैक्स अगर हमारे पास कोई आया है तो उसको हम माइनस करेंगे। तो ये सारी आइटम्स माइनस प्लस करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। जैसे कि मैंने बोला कि इनके लॉजिक क्यों ऐड माइनस किया है, मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है फर्स्ट स्टेप, इसको हम करेंगे वर्किंग नोट्स के अंदर। वर्किंग नोट्स के करने के बाद ये वाला आइटम यहाँ पे आ जाएगा। तो उसमें क्या क्या ऐड करना है, हमें सारे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, उनको अमोर्टाइज किया है, नॉन कैश होता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट नॉन ऑपरेटिंग होता है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, तो उसको भी ऐड कर देंगे। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसीलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी हम ऐड करेंगे। नॉन कैश को क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें कैश फ्लो चाहिए, ना कि नॉन कैश आइटम्स चाहिए, तो इसलिए उनको, अगर एक्सपेंसेस है नॉन कैश तो ऐड कर दो, अगर नॉन कैश इनकम है तो उनको माइनस करेंगे यहाँ पे, ये सेकंड स्टेप में। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऐड करेंगे, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग। राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन और शेयर इशू एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, यानी नॉन ऑपरेटिंग। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, यानी नॉन ऑपरेटिंग। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, हालांकि ये ऑपरेटिंग का पार्ट है लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो ये सारे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। माइनस क्या करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन
ऑपरेटिंग इनकम्स को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा पर्पस है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो इंटरेस्ट इनकम क्योंकि फाइनेंसिंग का पार्ट होती है, डिविडेंड इनकम फाइनेंसिंग यानी कि नॉन ऑपरेटिंग, रेंटल इनकम इन्वेस्टिंग का पार्ट होती है मतलब नॉन ऑपरेटिंग, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग का पार्ट है मतलब नॉन ऑपरेटिंग, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये हमारा नॉन कैश इनकम है, तो इसीलिए इसको हम माइनस करेंगे। तो ये है हमारा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमने वर्किंग नोट्स के अंदर किया, सेकंड स्टेप हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर किया है। कैसे दिखाना है वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी। तो ये दो स्टेप करने, ये सेकंड स्टेप करने के बाद जो आएगा उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आने वाले हैं उनको एडजस्ट करेंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर करंट एसेट्स में डिक्रीज हुआ है, अगर करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है तो उनको हम ऐड करेंगे। अगर करंट एसेट्स में इंक्रीज हुआ है, करंट लायबिलिटीज में डिक्रीज हुआ है तो उनको हम माइनस करेंगे। एग्जाम्पल करंट एसेट्स के क्या क्या होते हैं? इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होता है, इसमें आते हैं डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अक्रूड इनकम करंट एसेट्स होता है, इसका मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट होता है, मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी होता है, जिसके अंदर आते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज होता है, मतलब एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। एडवांस इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटी होता है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो रहा है तो ऐड कर दो, करंट एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो ऐड कर दो। सिमिलरली करंट एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो उसको माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटीज में अगर डिक्रीज होता है तो उसको माइनस करेंगे। तो ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा वो होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो उसमें से हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप करेंगे इनकम टैक्स पेड। यहाँ पे नेट ऑफ टैक्स रिफंड दे रखा है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप दोनों स्टेप लिख लो। इनकम टैक्स पेड को माइनस कर दो और रिफंड ऑफ टैक्स को ऐड कर दो। रिमेंबर रिफंड ऑफ टैक्स हमने फर्स्ट स्टेप में जब हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाला था वहां पे हमने माइनस किया था क्योंकि बिफोर टैक्स निकालना था। प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर हमने वहां पे ऐड किया था, इनकम टैक्स पेड यहाँ पे हम माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो लिख रखा है कि नेट ऑफ टैक्स रिफंड, इसका मतलब है कि पेड माइनस रिफंड, इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर ये प्लस में आएगा तो माइनस करेंगे, अगर ये माइनस में आएगा तो ये हम ऐड करेंगे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए प्रॉपरली आप इनकम टैक्स पेड को माइनस कर दो और रिफंड ऑफ टैक्स को ऐड कर दो। तो ये जो आएगा अब होगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और इसमें से हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो हैं जो कि रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उसको हम माइनस करेंगे, जैसे कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। इसी तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है उनको हम ऐड करेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। सपोज आपको क्वेश्चन में दे रखा है लॉस ऑफ एसेट बाय फायर, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है, उसको हम इन्वेस्टिंग में वैसे तो नहीं दिखाते, लेकिन जब हम एसेट अकाउंट बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट साइड में दिखाएंगे तो इवेंचुअली वो अपने आप इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। तो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये 5 जो स्टेप्स हैं यहाँ तक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये मैंने 2 वीडियोस में प्रॉपरली सिखाए हुए हैं। फर्स्ट 2 स्टेप्स एक वीडियो में पार्ट 2 में, और नेक्स्ट 3 स्टेप्स जो है पार्ट 3 वाले वीडियो में दिखाए हुए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेकेंड एक्टिविटी होती है। तो जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स,
इनसे रिलेटेड जो भी सेल परचेज है उनके ऊपर होने वाली जो भी इनकम है उसको हम ऐड या माइनस करेंगे। इनफ्लो आ रहा है तो ऐड करेंगे, आउटफ्लो जा रहा है तो माइनस करेंगे। जैसे फिक्स एसेट को सेल किया, इनफ्लो आ रहा है, ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम क्या मानते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ के बाकी की जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको बेचने से जो आएगा उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि इनफ्लो है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, उनको भी अगर सेल किया है तो उनको हम ऐड करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड हमारी इनकम होती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो डिविडेंड रिसीव किया होगा, किसी को लोन दिया है या किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये दोनों क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं और इससे इनफ्लो आता है तो इसको हम ऐड करेंगे। रिमेंबर, इसको हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस किया था, कौन से पार्ट में, सेकेंड स्टेप में, जिसमें हमने नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस किया था। तो ये इन्वेस्टिंग है मतलब नॉन ऑपरेटिंग था, तो वहां पे हमने माइनस किया था, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। सिमिलरली रेंट रिसीव भी इसी का एग्जांपल है, इन्वेस्टिंग की इनकम है, इनफ्लो है तो ऐड करेंगे। उसके बाद अगर हमने कोई एसेट्स खरीदे हैं तो आउटफ्लो गया तो उसको हम माइनस करेंगे। अकाउंट्स में आप माइनस की बजाय पैरेंथेसिस दिखाते हो। तो और गुडविल वगैरह खरीदी है यानी इंटेंजिबल एसेट्स खरीदी हैं तो उसको माइनस करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं तो उनको भी माइनस करेंगे अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, अगर लॉस ऑफ एसेट बाय फायर हुआ है या लॉस ऑफ एसेट बाय थेफ्ट हुआ है, लॉस ऑफ एसेट बाय अर्थक्वेक हुआ है, तो वो इन्वेस्टिंग की लॉस होती है। इसको हम यहाँ पे तो नहीं दिखाएंगे लेकिन रिस्पेक्टिव एसेट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे तो अपने आप इवेंचुअली इधर उसका इफेक्ट आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है अगर, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड इन्वेस्टिंग हो गया। थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिजनेस को हम जिस जिस चीज से फाइनेंस करवाते हैं, जैसे लोन लेना, शेयर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना, लोन चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, वो सब उनको रीपे करना, डिबेंचर्स को रिडीम करना, शेयर्स को रिडीम करना, उनके ऊपर डिविडेंड पे करना, डिबेंचर्स या लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, ये सब अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह ये सब आ जाते हैं आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली है तो ये सब इनफ्लो होता है, ऐड करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लिया है अगर, तो उसको ऐड करेंगे। अगर रीपे किया है तो उसको माइनस करेंगे क्योंकि वो आउटफ्लो होगा। डिविडेंड पे किया है तो उसको हम माइनस करेंगे। इंटरिम डिविडेंड पे किया है तो माइनस करेंगे। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि इक्विटी के ऊपर अगर डिविडेंड दिया है, तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है, तो हम एज्यूम करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स पे भी डिविडेंड दिया होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी के पहले डिविडेंड दिया जाता है। तो अगर इक्विटी को डिविडेंड दिया है तो प्रेफरेंस को तो डिविडेंड दिया ही होगा। इनके आगे इनका परसेंट रेट दे रखा होता है तो उसी के ऊपर हम उनको डिविडेंड देते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है तो उसको माइनस करेंगे। लोन रीपे किया, माइनस कर दिया, आउटफ्लो हो गया। डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया मतलब रीपे कर दिया उनका पैसा, तो इसको माइनस करेंगे। शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, इनको हम माइनस करेंगे, आउटफ्लो है। बाय बैक ऑफ शेयर्स, तो कंपनी अगर अपने शेयर्स खरीद लेती है वापस, आउटफ्लो गया तो माइनस करेंगे। तो ये जो आएगा हमारा यहाँ पे, ये होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हमने तीनों एक्टिविटीज करने के बाद
हम इनको 1 2 3 ऐसे नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे रोमन में दिया हुआ, या हम इसको A प्लस B प्लस C दे सकते हैं नाम। तो A ऑपरेटिंग, B इन्वेस्टिंग एंड C फाइनेंसिंग। तो ये जो आपका आएगा A प्लस B प्लस C, ये होगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये प्लस में आता है तो इंक्रीज, अगर ये माइनस में आता है तो डिक्रीज। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, आपकी बैलेंस शीट में ही दे रखे होंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे मान लो ये आ गया आपका -15,000। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे थे आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। मान लो कि इसमें दे रखा है कैश, बैंक, कैश एट बैंक एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स भी मार्केट ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है। तो मान लो ओपनिंग बैलेंसेस इन तीनों को मिला के दे रखा है 60,000। तो हम ये डिक्रीज आया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में -15,000, उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ये प्लस 60,000 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 45,000। और आपको क्वेश्चन में देखना है कि वो क्या होना चाहिए, आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर। यानी कि आपको बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंसेस भी दे रखे होंगे तीनों के, कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट्स के। तो इन तीनों का टोटल भी अगर 45,000 आता है तो दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है। तो ये थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, मतलब जिनको कि हम 3 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में। करंट इन्वेस्टमेंट्स कुछ नहीं दिया तो ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिनको कि हम 3 मंथ्स के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो भी आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का टोटल, वो जो भी आएगा उसमें हम सारे ओपनिंग बैलेंसेस को ऐड करेंगे। तो जो भी आएगा वो आपका इक्वल होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंसेस के बराबर। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। पहले हम थोड़े सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स के बगैर कैसे प्रिपेयर करना है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम एडजस्टमेंट के साथ करेंगे। तो जो भी दे रखा है, यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग कैश बैलेंस दे रखा है, ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये है कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो बनाएंगे इसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended 31st March 2021। तो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट लिख के हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इधर पर्टिकुलर्स लिखेंगे। सबसे पहले हमें बनानी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो लिख लेते हैं ए में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमें डिक्रीज, इंक्रीज, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सबसे पहले चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है तो हम लिख लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये है आपका 20,000। तो इसके 2 कॉलम बनाने हैं आपको, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। तो 20,000। उसके बाद इसमें क्या क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करते हैं, और थर्ड स्टेप में हम डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करते हैं और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वो दे ही नहीं रखा कोई भी, ना तो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस है, ना तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो वो स्टेप के लिए है ही नहीं कुछ, तो उसको छोड़ के नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ऐड क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या है।
डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 5000 करंट एसेट होता है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 5000, सीधे ही दे रखे आपको। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 7000, इसको हम ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 7000 ऐड, लायबिलिटी होता है। ओके, बस इतना ही है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 12000, ऐड किया तो आ गया 32000। और ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको हम ये बोलेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो क्या करते हैं हम, इसी को हम अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना लेते हैं। क्योंकि इसके बाद वाला स्टेप क्या था, इसके बाद वाला स्टेप था कि रिफंड ऑफ टैक्स को ऐड करना है, इनकम टैक्स पेड को माइनस करना है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐड करना है। कुछ भी नहीं दे रखा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम इसी को क्या बना लेंगे, हम इसी को बोल देंगे अब कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये हो गया हमारा ए पार्ट। ओके, अब हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसको कि हम नाम देंगे बी पार्ट। आप इसको 1 2 3 भी दे सकते हो नाम। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम ये कर चुके हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एसेट को बेचा तो 20000 का इनफ्लो आ गया, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, तो हम इसको क्या मानेंगे कि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20000, ठीक है। 20000 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद सी पार्ट में क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, थर्ड एक्टिविटी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देखते हैं उसमें क्या आता है, उसमें आता है हमारा, ये भी हो चुका है हमारा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को रिडेम किया, रीपे किया, यानी कि आउटफ्लो गया 50000 का। तो इसको हम क्या करेंगे, ये है ही माइनस में, आउटफ्लो गया तो मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50000 की आउटफ्लो गए, तो यहाँ पे हम 50000 आउटर कॉलम में भी दिखा देते हैं। तो अब ये जो आएगा ये होगा, तीनों एक्टिविटीज का हमने कर लिया, तो तीनों देखते हैं। 32000 प्लस 20000 हो गया 52000। 52000 में से 50000 माइनस किया तो ये आ गया आपका 2000, तो ये प्लस में आ रहा है, तो दैट मीन्स नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और लिखेंगे कैसे इसको, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये आ गया आपका 2000। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस। वो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, आपको क्वेश्चन में ओपनिंग दे रखा है 10000 और क्लोजिंग दे रखा है 12000, तो 2000 में 10000 को ऐड कर दो, तो आपका ये जो आया ना 12000, तो आपको चेक करना है कि क्या ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर है। यस, ये बराबर है उसके। तो ये पार्ट था डी पार्ट, और ई पार्ट क्या है हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द at the end of the year, at the end of the year।
तो 12,000 ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है और यही आपका आंसर आ गया, तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। एक और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन करेंगे। तो हम अब फॉर्मेट देख लेते हैं। अब इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है इन द फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ लीवर लिमिटेड। लीवर लिमिटेड की बुक्स में बनाना है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वैसे ही लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। पहले कंपनी का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। ऐसे ही फॉर्मेट में टाइम नहीं वेस्ट करने की बजाय मैं सीधा लाइंस ड्रॉ करने की बजाय मैं सीधा क्वेश्चन कर रही हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जगह छोड़ रही हूँ, यहाँ पे बी पार्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ताकि साथ के साथ हम तीनों एक्टिविटीज में लिखते जाएं। जैसे जैसे कुछ कुछ मिलता जाता है आइटम्स, वैसे वैसे हम लिखते जाएं। बी पार्ट में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब जैसे जैसे जो जो एक्टिविटीज हमें लिखती जाएगी उसको हम करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल। ओपनिंग थी 1,80,000, क्लोजिंग हो गई 2,10,000, यानी कि 30,000 से इंक्रीज हो गई है। यानी कि इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल किसका पार्ट होता है, फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इनफ्लो आएगा 30,000 का, उसको हम ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। 1,32,000, 24,000। तो हम क्लोजिंग यहाँ पे है आपका, ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है ये कहाँ से आए, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से आए। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे क्योंकि हमें पहला पार्ट निकालना है, पहला जो स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसको हम दिखाएंगे वर्किंग नोट्स के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो आपका क्लोजिंग है 1,32,000 माइनस 24,000, तो आ जाएगा आपका 1,08,000। अब हम देखते हैं किसमें क्या क्या ऐड करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाता है हम करते जाएंगे। आगे है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 150 150 नो चेंज। ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी होता है, इंक्रीज हो रही है करंट लाइबिलिटीज, तो इसको हम ऐड करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये सेकंड पार्ट होता है, सेकंड स्टेप होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सेकंड स्टेप में हम करते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज को एडजस्ट करते हैं, तो उसको हम कर लेंगे। तो यहाँ पे है करंट लाइबिलिटीज 27,000 के थे, 75,000 के हो गए, यानी कि ये 48,000 से बढ़ गए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ऐड। तो लिखेंगे ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, 48,000 ऐड करेंगे। मैंने ऊपर अभी कुछ नहीं लिखा है क्योंकि अभी मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला आया नहीं है पार्ट, तो हम अभी इसको हमने खाली छोड़ा है। आगे है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स 2,52,000 के थे, 2,94,000 के हो गए, यानी कि 42,000 से बढ़ गए तो दैट मीन्स ये परचेज किए होंगे। परचेज ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होता है, तो लिखेंगे परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। तो ये है 42,000 हमारा आउटफ्लो। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 18,000 के थे, 48,000 के हो गए, यानी कि 30,000 के हमने परचेज किए, तो 30,000 एक और आउटफ्लो। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स।
करंट इन्वेस्टमेंट्स मार्केटेबल, ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। इन्वेंट्रीज करंट एसेट होता है, इंक्रीज हो रहे हैं, 24,000 थे 1,07,000 हो गए, तो मतलब ये 83,000 से करंट एसेट्स बढ़ गए, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखेंगे क्या, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इसको हम 83,000 को यहाँ पे माइनस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स 17,500 40,000 के हो गए, तो 22,500 से ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसको भी हम, क्योंकि एसेट है तो एसेट को हम क्या करते हैं, इंक्रीज होती है तो उसको भी हम माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे। ओके, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये तो है ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट, तो ये सब हमने कर दिया। अच्छा, अब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये है हमारा 1,08,000 आया था, तो कुछ है ही नहीं, मतलब ना तो कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है, कोई डिविडेंड पेड नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम इसी को मान लेते हैं कि यही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, यानी कि 1,32,000 माइनस 24,000, यही हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो हम इसको दिखा देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के पहली लाइन में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये आपका 1,08,000 आ गया। तो इन सबको ऐड किया, माइनस किया इन सबको, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 50,500 प्लस में आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये है हमारा ए पार्ट। बी पार्ट में ये दोनों ही माइनस में है, यानी कि 72,000 आ रहा है हमारा माइनस में, तो इसको हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो हमने कैश यूज किया है। और उसके बाद सी पार्ट में एक ही चीज थी, 30,000 का हमने शेयर इशू किए थे, तो तीनों हो गए हमारे पास ए बी सी। 50,500 प्लस में है, 72,000 माइनस में है, और इसके बाद 30,000 ये हमारा प्लस में है। तो इनको प्लस माइनस करने के बाद, यानी कि इसको हम प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा वो आ रहा है हमारा 8,500 प्लस में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और आया कैसे वो भी दिखा दो, ए प्लस बी प्लस सी 8,500। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, सारे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये है 2020 का 60,000 करंट इन्वेस्टमेंट्स, और आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9,500, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं 60,000 के, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 9,500, मतलब 69,500 को हम क्या करेंगे, ऐड। और ये पार्ट है हमारा डी पार्ट। ऐड करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो है 78,000, और वही होना चाहिए हमारा ई पार्ट, यानी कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम देखते हैं कि 78,000 है कि नहीं, तो अगर आप यहाँ पे देखो 54,000 करंट इन्वेस्टमेंट्स है, 24,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो 78,000 ही आता है। तो 54,000 प्लस 24,000, तो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 78,000, तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है ये क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से बनानी है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन ही टीएस गरेवाल में से लिए गए हैं, क्योंकि आई थॉट टीएस गरेवाल में इस चैप्टर के
ज़्यादा अच्छे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, ज़्यादा कुछ कवर कर रखा है, तो इसलिए उसमें से सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो ये तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद आपको इसके बेसिस पे आपको बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम साइड बाय साइड बनाते जाते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं ज़्यादा फॉर्मेट पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती वीडियो लंबी करके। तो हम ए पार्ट में बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, साथ के साथ साइड बाय साइड सारी एक्टिविटीज को जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे दिखाते जाएंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ के, क्योंकि ये बड़ा सा क्वेश्चन है। बी में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ने के बाद हम लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे नया क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। उसके बाद हम सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं क्या क्या है। प्रपोज डिविडेंड है, एक तो नोट की फॉर्म में, यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, इसको नोट की फॉर्म में दिखाते हैं। बिल्डिंग के बारे में कुछ दे रखा है और टैक्स प्रोवाइडेड के बारे में दे रखा है। एक बार ग्लांस ले लेना चाहिए ताकि पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट्स है, तो आइडिया मिल जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट है, यहाँ पे एडजस्टमेंट है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल 6 लाख 4 लाख की थी, 6 लाख की हो गई, 2 लाख की शेयर कैपिटल इशू की होगी। तो 2 लाख हमारा इशू करके आया, कैश का इनफ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हम वहाँ पे दिखा देते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम दिखाएंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख। देन नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि सरप्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने का मतलब है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स, उसका बेस आ जाएगा आपके पास। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं कि हमें क्या निकालना है। फर्स्ट स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। तो क्लोजिंग आपको दे रखा है 2 लाख का और ओपनिंग दे रखा है 1 लाख का, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, तो ये आ गया आपका 1 लाख। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऐड करना है। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब ऐड करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऐड करते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को माइनस करते हैं। तो देखते हैं इसमें से क्या क्या दे रखा है, बारी बारी से चलते हैं स्टेप वाइज। इसको भी छोड़ देते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, 2 लाख की थी, 1 लाख की रह गई। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, हमने रीपे कर दिया लोन, तो दैट मीन्स आउटफ्लो चला गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से, तो 1 लाख रुपीज माइनस कर देंगे। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये हो गया हमारा। और उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बैंक लोन 10,000 का था, नील हो गया, तो दैट मीन्स 10,000 रुपीज हमने वापस कर दिए। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, तो फाइनेंसिंग में से 10,000 माइनस कर देंगे, कि हमने बैंक लोन माइनस कर दिया, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000 माइनस कर दिया है। और उसके बाद है ट्रेड पेबल्स 60,000 की है, ये 45,000 के हो गए। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम माइनस करते हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी यानी कि
डिक्रीज इन क्रेडिटर्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सेकेंड स्टेप में। रिमेंबर फर्स्ट स्टेप में क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सेकेंड स्टेप में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस। तो अभी हमें यहाँ पे अभी कुछ पता नहीं चला, थोड़ा स्पेस छोड़ने के बाद इसका सेकेंड स्टेप कर लेते हैं कि हमने ट्रेड पेबल्स थे उनको हम माइनस करेंगे क्योंकि वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लेस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, हम उनको माइनस कर देंगे। 60 के थे 45 के हो गए, यानी कि 15,000 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये सेकंड स्टेप में। उसके बाद है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 70,000 एंड 40,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अगर आप नोट्स टू अकाउंट्स में देखोगे तो ये है क्या, ये है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमेशा अकाउंट बनाना इजी रह जाता है, तो हमें हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेना चाहिए। ओके, यहाँ पे स्पेस मैं नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कि हम इधर बना सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स बिगिनिंग है 40,000 एंड क्लोजिंग है 70,000। तो प्रोविजन लायबिलिटी इनकम कैपिटल प्रोविजन एंड रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 40,000 टू बैलेंस सीडी 70,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आपको दे रखा है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 80,000, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब हमने अपने प्रॉफिट्स में से 80,000 साइड पे रखा हुआ है कि हमारी टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा आएगा क्रेडिट साइड पे। तो लिखेंगे क्या, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और लिखेंगे क्या इसको, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसको हम 80,000 को यहाँ पे दिखा देंगे, तो इसका टोटल आ जाएगा 1,20,000। 50,000 का बैलेंसिंग फिगर जो आएगा इसको हम नाम देंगे टू बैंक अकाउंट, मतलब जो कि हमारा टैक्स पेड है। 50,000 को हम टैक्स पेड को, अब इसका क्या करते हैं हम, प्रोविजन फॉर टैक्स को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं तो उसको हम ऐड कर देते हैं। तो 80,000 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। 80,000 ये है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका 1,80,000। टैक्स पेड, टैक्स पेड को हम करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट पार्ट में, हम इसको माइनस कर देते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट स्टेप में यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ने के बाद हम लिख देंगे लेस टैक्स पेड 50,000 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के देखना ही है, क्योंकि इसके बेस पे हमें कुछ तो हिडन इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सपोज कि आपको बस क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, सपोज कि इसी क्वेश्चन में आपको जस्ट इतना दे रखा है कि ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, तो आपको क्या करना है, मान लो कि इस क्वेश्चन में आपको बस इतना दे रखा होता ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, तब आपको क्या करना है, तब भी आपको ये अकाउंट बनाना है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस को हम मान लेंगे कि ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है, हम इसको मान लेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हमारा क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। इस 70,000 को हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते टाइम, और इस 40,000 को हम मान लेंगे कि ये हमारा टैक्स पेड है, तो टू बैंक करके टैक्स पेड मान लेंगे, और फिर 40,000 को एंड वाले स्टेप में लेस टैक्स पेड में माइनस कर देंगे। तो इसीलिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना ही बनाना है, ताकि आपको कुछ तो हिडन इंफॉर्मेशन हमेशा हर बारी में यहाँ पे मिल जाती है। तो ये हमने कर लिया प्रोविजन फॉर टैक्स वाला पार्ट। इन्वेंट्रीज नहीं, यहाँ पे थे हम, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कर लिया। टेंजिबल बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में रिमेंबर हमें यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, 6 लाख एंड 6 लाख। यहाँ पे तो बिल्डिंग की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू सेम दे रखी है, बट यहाँ पे हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, बिल्डिंग वाज परचेज फॉर 75,000। तो इसको हमें क्या करना है, हम बिल्डिंग का भी अकाउंट बना लेते हैं।
मैं ये अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा तो इसलिए मैं इसको थोड़ा साइड पे बनाती हूँ। बिल्डिंग का आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों है आपके 6 लाख एंड 6 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख। तो यहाँ पे हम साइड पे बनाते हैं बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग एक एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड पे। तो टू बैलेंस बीडी 6 लाख एंड बाय बैलेंस सीडी 6 लाख। ये आ गया। अब हम देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है नीचे। बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर 75,000, तो 75,000 की बिल्डिंग खरीदी, तो टू बैंक करके 75,000। एसेट जिस जिस चीज से बढ़ती है उसको हम डेबिट करते हैं, मतलब एसेट को डेबिट करते हैं जब वो इंक्रीज होती है। तो खरीदी है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। An old building, the book value of which was 63,000, was sold at a loss of 5,000. तो बेचा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो पहले हम जो खरीदी है उसको हम दिखा देते हैं बिल्डिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, परचेज किया 75,000। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि कुछ एसेट बेचा भी है। एक एसेट जिसकी बुक वैल्यू 63,000 है उसको 5,000 के लॉस पे बेचा। एक मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। एक एसेट जिसकी बुक वैल्यू 63,000 है, इट वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। सबसे पहले बुक वैल्यू होता क्या है, बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि इस एसेट में से, एसेट की कॉस्ट में से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था, तो उसकी जो बुक वैल्यू आई वो आई 63,000। इसको बेचा गया 5,000 के लॉस पे। लॉस पे बेचा है तो दैट मीन्स कम पे बेचा होगा, यानी कि कितने पे बेचा होगा, 58,000। तो जितने पे बेचा है उसको बाय बैंक करके 58,000 यहाँ पे दिखाएंगे। बाय बैंक अकाउंट 58,000। लॉस होता है तो हम यहाँ पे दिखाते हैं क्रेडिट पे ही 5,000। अगर गेन पे बेचा होता तो हम यहाँ पे टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट दिखाते, और ब्रैकेट में लिख देते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि लॉस को एक करने की एंट्री क्या होती है, लॉस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट एंड देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। सिमिलरली गेन को राइट ऑफ करने के लिए भी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करते हैं। तो हमने लॉस को यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे 6,75,000 आ गया। मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाले फर्स्ट वाले वीडियो में पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था कि एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया हो और जब नहीं दिया हो। तो यहाँ पे नहीं दिया, यानी कि पूरे का पूरा डेप्रिसिएशन कहाँ पे लगेगा, एसेट अकाउंट में ही लगेगा। तो यहाँ पे इस साइड को अगर आप टोटल करो तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है हमारी 12,000 की। इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, ये है हमारा डेप्रिसिएशन जो कि है हमारी बैलेंसिंग फिगर। अगर प्रोविजन अकाउंट नहीं दिया है तो डेप्रिसिएशन जो है पूरे साल का वो एसेट अकाउंट में आता है। तो ये अब हमें क्या क्या करना है, इस अकाउंट से हमें क्या क्या मिला है, बहुत कुछ। सबसे पहले तो परचेज किया बिल्डिंग को 75,000, वो इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है। ठीक है, वो इन्वेस्टिंग का क्या है, आउटफ्लो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, इन्वेस्टिंग के सामने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है 75,000 का। एसेट को बेचा है 58,000, वो इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है 58,000। तो यहाँ पे दिखाएंगे, तो दोनों को हम पहले यहाँ पे दिखाई लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग 75,000 की खरीदी, मतलब आउटफ्लो गया। सेल ऑफ बिल्डिंग 58,000 की बेची, मतलब इनफ्लो आया। और बिल्डिंग अकाउंट से हमें क्या क्या मिला है, लॉस। लॉस एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। तो 5,000 एंड 12,000 दोनों को हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सेकेंड स्टेप में। दोनों हैं ऐड नॉन कैश, 5,000 एंड 12,000 दोनों को हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सेकंड स्टेप में। दोनों हैं ऐड नॉन कैश, 5,000 एंड 12,000 दोनों को हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सेकंड स्टेप में। दोनों हैं ऐड नॉन कैश
एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। एक है डेप्रिसिएशन और एक है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो डेप्रिसिएशन है हमारा 12,000, ऐड कर दो, लॉस है 5,000, ऐड कर देंगे। उसके बाद पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट 50 की थी, 45 की रह गई। तो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ क्या होता है, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो नॉन कैश एक्सपेंस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। राइटिंग ऑफ पेटेंट्स 5,000 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 0 थी, 75,000 की हो गई, यानी कि हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। तो हम 75,000 इन्वेस्टिंग में लिखेंगे। आउटफ्लो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, तो हम 75,000 को यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि ये आउटफ्लो आ रहा है। देन आगे है इन्वेंट्रीज 10 की थी, 15 की हो गई, मतलब करंट एसेट बढ़ गई, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस। डेटर्स 120 के थे, 195 के हो गए, बढ़ गए, तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 75,000। तो लिख देते हैं यहाँ पे ऐड। एक तो इन्वेंट्रीज में इंक्रीज हुआ है और एक डेटर्स में इंक्रीज हुआ, तो दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं दोनों को, कितना था, इन्वेंट्रीज 5,000 और डेटर्स 75,000, तो दोनों को माइनस करते हैं। 5,000 एंड 75,000 दोनों को माइनस किया। एसेट बढ़ती है करंट एसेट, तो उसको माइनस करते हैं। ओके, आगे है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं, एंड में देखते हैं इसको। तो अभी हमने यहाँ तक कर लिया, ये भी कर लिया पार्ट, ये भी पार्ट कर लिया। ये है डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर 2020 एंड 2021, 60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। तो पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसको हम एज्यूम करते हैं कि इस साल पे किया होगा, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको हम ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, इसलिए हम इसको फाइनेंसिंग में से माइनस करेंगे। क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो इसको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। तो कर देते हैं इसको, यहाँ पे ऐड करते हैं डिविडेंड पेड 60,000 यहाँ पे ऐड कर, एक मिनट, ये यहाँ पे नहीं, एक्चुअली नॉन, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यहाँ पे हम इसको 60,000 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये जो आएगा 2,40,000, ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो 2,40,000 यहाँ पे हम दिखा देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सामने, सबसे पहले 2,40,000। और इसी डिविडेंड पेड को, जो प्रपोज डिविडेंड था प्रीवियस ईयर का, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, डिविडेंड पेड। ओके, तो ये हो गया हमारा तीनों एक्टिविटीज कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये नॉन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन सबको हमने ऐड माइनस जो भी किया है वो करेंगे। तो ऐड माइनस करने के बाद ये जो आएगा हमारा, उसको हम लिख देते हैं। यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1,17,000, और ये है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,17,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आई थिंक माइनस में ही आएगा, 1,50,000 माइनस में है, 58,000 प्लस में है, तो ये आ रहा है आपका 92,000 माइनस में ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और ये है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ पे लिख देंगे कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और यहाँ पे लिखेंगे हम इन चारों का टोटल करने के बाद 30,000 आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो दैट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
तो ABC तीनों का टोटल करेंगे, यानी कि 1,17,000 माइनस 92,000 प्लस 30,000, तीनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 55,000। तो और ये होगा हमारा, तीनों का टोटल करेंगे क्योंकि प्लस में आ रहा है, 55,000 प्लस में आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि कैसे आया, A प्लस B प्लस C, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग करके। अब हम इसमें क्या करेंगे, B पार्ट, यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे, तो जो आएगा वो होगा हमारा E पार्ट, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देख लेते हैं आएगा कि नहीं। तो ओपनिंग बैलेंस है हमारा 30,000 और क्लोजिंग है 85,000, तो आ रहा है, तो 30,000 ऐड करेंगे ओपनिंग को, तो ऐड करेंगे तो आएगा 85,000, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हालांकि एक क्वेश्चन और करना था मुझे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की लास्ट वीडियो होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।